खाने में कितनी मिर्च है। बहू, खाना तो नॉर्मल है, पर कोई बात नहीं, तुम दही मिर्च खा लो। क्या दही मिर्च? हाँ, ये भी एक डिश है। ये बाकी खाने से कम तीखा है, तुम खा सकती हो। पूरा परिवार मिर्च के पकौड़े, मिर्च की भाजी, मिर्च बैंगन का सालन खा रहे होते हैं, पर पूजा इतनी मिर्च बर्दाश्त नहीं कर पाती और रसोई में जाकर अपने लिए शरबत बनाकर पीती है। मैं तो खाने में से भी मिर्ची निकाल देती हूँ और ये लोग मिर्च का खाना बनाकर खा रहे हैं। ये खाना मेरी दोस्त के लिए परफेक्ट है। क्या हुआ बहू, तूने मुंह क्यों बना रखा है? माँ जी, लगता है खाने में नमक मिर्च कुछ ज्यादा ही कम है, इसीलिए मुझे खाना मीठा लग रहा है। भाभी, खाना तो मीठा लगेगा ही ना। माँ ने खट्टी मीठी दाल और मेथी थेपला जो बनाया है, जिसमें चीनी गुड़ का इस्तेमाल किया है। कहाँ मैं मिर्च खाने वाली, अब इतना मीठा खाना खाऊंगी। ऐसा खाना खाकर कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं। भगवान जल्दी से रसोई की जिम्मेदारी मेरे हाथ आ जाए तो मैं इन्हें खाना बनाकर खिलाऊं। पूजा और पायल स्कूल फ्रेंड थी और दोनों की ही एक ही घर में शादी हुई थी। बस फर्क इतना था कि एक सहेली नीचे तो एक ऊपर रहती थी। दोनों की शादी आशा शांति नाम की देवरानी जिठानी के घर में हुई थी, जिनका एक ही घर में बंटवारा हो चुका था। इसलिए मीठा खाने वाली आशा ऊपर रहती और तीखा खाने वाली शांति अपने परिवार के साथ नीचे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों बहू की रसोई की जिम्मेदारी मिल जाती है। बहू, ये तू क्या बना रही है? एक काम कर, आज तो मिर्च की चटनी और मिर्च का चटपटा छोटे आलू और मिर्च का भरवा बना ले। सब कुछ मिर्च का? हाँ, हमारे घर में तो यही बनता है। अगर तुझे नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं तुझे सिखा देती हूँ। मैं मराठी मुलगी हूँ, बचपन से मिर्च खाई है और अब मेरे परिवार की भी तीखा खाने की आदत पड़ गई है। चल, मैं तुझे सिखाती हूँ। इतना बोलकर शांति छोटी मिर्च, बड़ी मिर्च, शिमला मिर्च, कुछ छोटे आलू निकालकर अपनी बहू को खाना बनाना सिखाने लगती है। तो वहीं ऊपर जब पायल रसोई में ढेर सारी मिर्च काट रही होती है तो वहां काजल आ जाती है। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो आप? आधी किलो मिर्च एक बार में काट दोगी क्या? काजल, जिस खाने में मिर्च नहीं वो खाना भला अच्छा लगता है क्या? भाभी, हमें तो कम तीखा खाना ही पसंद है। हम खाने में बस एक मिर्च डालते हैं और माँ तो ज्यादातर मीठी कड़ी, खट्टी मीठी दाल, ढोकला, थेपला बनाती हैं और कभी सब्जी भी बनाती हैं तो उसमें हल्की चीनी या गुड़ डाल देती हैं ताकि सब्जी तीखी ना हो। हम गुजराती हैं तो हमसे इतना तीखा नहीं खाया जाता। क्या? हाँ भाभी, और आपको भी ऐसे ही खाना बनाना होगा क्योंकि हम मीठा खाना ही खाते हैं। पायल चाहकर भी अपनी पसंद का खाना नहीं बना पाती, तो वहीं मिर्च से बना खाना देख पूजा को मिर्च लगने लगती है। मुझे तो ये खाना देखकर ही मिर्ची लग रही है। माँ जी, क्या मैं अपने लिए सादे पराठे बना लूं? बहू थोड़ा थोड़ा खाएगी तभी तो आदत डलेगी। न चाहते हुए भी पायल और पूजा को अपने ससुराल वालों की पसंद का खाना खाना पड़ता है, जिससे दोनों दोस्त परेशान हो जाती हैं और एक दूसरे को कमरे में जाकर एसी चलाकर फोन करती हैं। अब समझ में आ रहा है मुझे, इन दोनों देवरानी जिठानी के बीच बंटवारा कैसे हुआ। एक मीठा खाने की शौकीन है तो दूसरी मिर्च खाने की। बनती ही नहीं होगी, तभी तो ऊपर नीचे बंटवारा कर लिया। पर अब हम क्या करें? आज हम दोनों भूखे हैं। एक काम कर, तू मेरे घर का मीठा खाना खा ले और मैं तेरे घर का तीखा बना हुआ खाना खा लूंगी। अब चल, 10 मिनट में मुझे छत पर मिल। क्योंकि उस दिन दोनों ही दोस्त भूखी होती हैं, इसलिए अपना अपना खाना लेकर दोनों ही रात में छत पर जाती हैं और दोनों एक दूसरे को खाना खाती हैं। इसे कहते हैं खाना। मेरे घर में तो इतना मीठा खाना खाते हैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे डायबिटीज ना हो जाए, और ये लोग इतना तीखा खाना खाते हैं कि मुझे डर लगता है मुझे पाइल्स ना हो जाए। क्यों ना हम दोनों दोस्त अपने घर में से खाना बनाएं और इसी तरह अपने घर वालों से छुपकर अपना अपना खाना एक्सचेंज करें। पायल को पूजा का आइडिया पसंद आता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों दोस्त अक्सर एक दूसरे को फोन करके खाना लेकर ऊपर छत पर मिलते हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों बहुएं अपनी सास के साथ बाजार जाने के लिए तैयार हो रही होती है। कुछ देर में आशा पायल के साथ सीढ़ियां उतरकर नीचे आती है और जैसे ही उसकी नजर शांति पर पड़ती है वो उसे ताने देने लगती है। देख रही हो बहू, बहुत ज्यादा मिर्च खाने की वजह से कुछ लोग वहीं के वहीं रह गए और हम कितने आगे पहुंच गए। अच्छा हुआ जो हमारा बंटवारा हो गया, वरना आज तक तेरे ससुर जी इनका खर्चा चला रहे होते। बहू, तो इनकी बातों पर ध्यान मत देना। जिनके मुंह में खाने का स्वाद ही नहीं, वो गरीबी अमीरी का बहाना करके अलग हो जाते हैं। पर अलग होने के बाद और इनसे कम कमाने के बाद भी हमारा खान पीन इनसे बेहतर है। दोनों ही देवरानी जेठानी अपनी बहुओं के सामने एक दूसरे को खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं
और मौका देखकर पायल अपने घर का बना भिंडी मसाला, दही तड़का, मीठे चावल लेकर आती है और दोनों ही बहू पायल के कमरे में छुपकर एक दूसरे का खाना बदल कर खाती हैं। कभी छत पर तो कभी तेरे कमरे में। आखिर कब तक हम दोनों सहेली इस तरह छुप छुप कर एक दूसरे को अपना खाना शेयर करते रहेंगे? बोल तो सही रही है, पर मैं थक चुकी हूँ। मुझे तो डर लगता है कभी हम पकड़े न जाए। ये सब क्या चल रहा है? तुम दोनों कमरे में छुप कर क्यों खाना खा रही हो? और ये क्या, मेरे घर का खाना पूजा खा रही है? प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए। मुझे मीठा खाने की आदत नहीं। मुझे तीखा और चटपटा खाना चाहिए होता है और पूजा को मीठा। हम दोनों की पसंद बिल्कुल अलग है, जैसे हम दोनों की सास की पसंद अलग है। हम नहीं जानती कि किस वजह से उनका बंटवारा हुआ, पर हम दोनों दोस्त बंटवारा नहीं चाहती। हमेशा एक साथ रहना चाहते हैं, पर माँ जी को पता चल गया तो वो हमें भी अलग कर देंगे। मैं समझ सकता हूँ पायल, मिर्च खाने वाला इंसान एकदम से मीठी चीज नहीं खा सकता। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर दिवाकर को तो सच बताना पड़ेगा, वरना पूजा के लिए मुसीबत हो सकती है। सूरज दोनों दोस्त का पूरा साथ देता है और जब दिवाकर को इस बारे में पता चलता है तो दिवाकर खुद रात को पूजा के साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए हाथों में खाना लेकर छत पर जाता है, जहां पहले से ही सूरज और पायल उनका इंतजार कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से आए हैं माँ की नजरों से छुपते हुए। वैसे आज मेरा मीठा खाना खाने का मन है। मैं भी एक बार मीठी दाल खाकर देखूं कैसी होती है। एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। इससे पहले कोई छत पर आ जाए, जल्दी से खाना खत्म करके नीचे चलते हैं। इस तरह छत पर चारों बैठकर खाना खाते हैं और कुछ ही देर में इधर उधर देखकर छुपते छुपाते सीढ़ियां उतरकर पूजा और दिवाकर अपने घर जाते हैं। तो वहीं एक मंजिल सीढ़ी उतरकर पायल भी सूरज के साथ अपने घर जाती है। पर यह सब कुछ काजल देख लेती है और अपनी माँ को बताती है। माँ, दाल में कुछ काला है। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ भाभी हमारे साथ खाना ही नहीं खाती। कभी वो कमरे में खाती है तो कभी बालकनी पर, और आज तो खुद मैंने अपनी आंखों से देखा भैया भाभी को पूजा भाभी और दिवाकर भैया के साथ छत पर, वो हाथों में झूठे बर्तन लेकर नीचे आते हुए। इतनी मुश्किल से इस घर का बंटवारा हुआ था, पर लगता है शांति अपनी बहू को सिखा पढ़ाकर भेज रही है ताकि कुछ तिगड़म कर सके। काजल की बातें सुन आशा को अपनी देवरानी पर शक होता है और वो मौका देख अकेले में सीढ़ियां उतरकर शांति से बात करके उसके घर आती है। देख, तेरा भी परिवार है और मेरा भी परिवार है। हम दोनों का रहन सहन खान पीन बहुत अलग था, इसीलिए नीचे फ्लोर तेरा है, ऊपर का फ्लोर मेरा। बंटवारा करने के भी कई कारण थे, पर तू अपनी बहू को गलत पट्टी मत पड़ा और उसको बोल मेरी बहू से दूर रहे। क्या बात कर रही हो? मेरी बहू तुम्हारी बहू से मिलती भी नहीं है, और मैं क्यों किसी को भला क्या पट्टी पड़ाऊंगी? वो दोनों दोस्त हैं, अगर एक बार मिल भी लेंगी तो क्या हुआ? तुझे सच में नहीं पता तेरी बहू रोज मेरी बहू से मिलने आती है, वो भी खाना लेकर? क्या खाना लेकर? अब समझ में आया मेरी बहू हम लोगों के साथ खाना क्यों नहीं खाती। आपस में बात करने पर दोनों सास को अपनी बहुओं पर शक हो जाता है और वो दोनों अपनी अपनी बहुओं पर नजर रखती हैं। ऐसी एक रात जब दोनों बहू छत पर एक दूसरे को खाना खा रही होती हैं तो उनकी सास भी सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर जाती है और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेती है। तो आज तुम दोनों को हमने रंगे हाथों पकड़ ही लिया, तो ये वजह है जो तुम हमारे साथ खाना नहीं खाती। चाची जी, आप दोनों देवरानी जिठानी हैं और आप दोनों के बीच बंटवारा हो चुका है, पर हमारी दोस्ती का बंटवारा मत कीजिए। मुझसे मीठा नहीं खाया जाता और पूजा से तीखा, इसलिए हम दोनों एक दूसरे का खाना बदल कर खाते हैं और कुछ भी नहीं। हाँ माँ, और हम अपनी बीवियों का इसमें साथ दे रहे हैं, आखिर इसमें गलत ही क्या है? बच्चों, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम डर क्यों रहे हो? मैं समझ सकती हूँ मीठा खाने वाला तीखा और तीखा खाने वाला मीठा नहीं खा सकता। थोड़ा तो समय लगेगा, पर अगर तुम दोनों कोशिश करो तो तुम्हारी भी आदत बन जाएगी। और रही बंटवारे की बात, तो जब फैमिली बड़ी होती है तो बहुत से वजह होते हैं और बंटवारा हो जाता है। पर हम दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे को कितना ही क्यों ना सुना ले, पर जब भी जरूरत और मुसीबत पड़ती है तो हम एक हो जाती हैं। और उसी तरह हम भी चाहते हैं कि हमारी बहुएं भी हमेशा एक रहें। तो इसका मतलब आपको हमारे खाना एक्सचेंज करने से कोई भी दिक्कत नहीं है? नहीं, और मैं तो कहती हूँ चलो आज हम सब एक साथ खाना खाते हैं। उस दिन न सिर्फ दोनों दोस्त की चोरी पकड़ी जाती है, बल्कि दोनों परिवार एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और एक दूसरे के खाने की तारीफ भी करते हैं। चिलचिलाती कड़ी धूप में पांचों बहू खेत में गन्ने की कटाई कर रही होती हैं। बाप रे बाप, आज तो बड़ी जोर की गर्मी बरस रही है। खेत की जमीन भी अंगारों की तरह सुलग रही है। अरे गर्मी के चलते मेरी भी हालत खराब हो रही है। वैसे भी तो दोपहरी हो गई है, घर चलकर रोटी पानी खा आते हैं,
थोड़ी देर शरीर को भी आराम मिल जाएगा। रामू के साथ लखन, विनोद, सोहन, मोहन पूछने के लिए खेत के मालिक माखन चंद के पास आते हैं, जो कि छतरी में बैठकर बड़े चाव से ठंडी रसमलाई खा रहा था। हाय हाय, क्या स्वादिष्ट रबड़ी वाली ठंडी ठंडी रसमलाई है। आहा, खाकर मजा ही आ गया। अरे ओ नमक हरामो, तुम सब खेत काटना छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हो? सेठ, दोपहर हो गई, हम घर से 2 रोटी खाकर आते हैं, आकर बाकी के गन्ने काट देंगे, थोड़ा मौसम में भी ठंडक आ जाएगी। हाँ ठीक है, चलो फूटो यहाँ से। पांचों का पेट पहाड़ है, ठूसने की पहली पड़ी होती है, मगर दिहाड़ी पूरी चाहिए, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। खेत का मालिक माखन लाल स्वभाव का बड़ा कंजूस मक्खी चूस था। वो पांचों को खरी खोटी सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। गरीबी भरे हालात के चलते पांचों खेत बोने और फसल काटने का काम करते थे। बदले में उन्हें बहुत थोड़े पैसे मिलते थे, जिससे कभी कभी ऐसी नौबत भी बन जाती थी कि बाल बच्चे परिवार को नमक रोटी खाकर गुजारा करना पड़ता था। मुझको नहीं खाना है सड़ा सा 4 रोटी, खुद ही खा लो आप। चिढ़कर निखिल प्लेट खिसका देता है। तभी रजनी गुस्से में, निखिल चुपचाप से रोटी खा ले, मुझे खुंदक मत चढ़ा, नहीं तो चांटा लगेगा। मंजली बहू, अब तू उसे डांटेगी तो और नहीं खाएगा। बच्चे प्यार दुलार के भूखे होते हैं। मेरा राजा दुलारा पोता, दादी के हाथ से रोटी खा ले। मुझको नहीं खानी तो नहीं खानी। आप लोग डेली डेली यही गरीबों वाला खाना बनाते हो, कभी कुछ अच्छा नहीं बनाते। माँ जी, आपके लाड प्यार ने ना इस लड़के को बिगाड़ दिया है। जब देखो खाना खाने में आनाकानी करता है। बड़े नखरे हो गए ना, अब देख तुझे खाना नहीं मिलेगा, भूखे रहे। मुंह फुलाकर निखिल दरवाजे पर जाकर बैठ जाता है। तभी पसीने से तर पांचों घर आते हैं तो देखकर रोने लगता है। अले ले 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 ले, क्या हुआ मेरे प्यारे भतीजे को, क्यों रो रहा है? किसी ने मारा है क्या रजनी से? नहीं जी, बड़ा नखरीला हो गया लड़का, स्कूल से आकर खाना नहीं खाता है। तभी गले में ठेले वाला गन्ने का जूस बेचने आता है। ठंडा ठंडा गन्ने का रस पी लो, गर्मियों की लजीज तोहफा गन्ने का जूस, मात्र 20 रुपए गिलास से शुरू, गन्ना का रस पी लो। ठेले वाले की लुभावनी आवाज से निखिल गन्ने का जूस पीने की जिद पकड़ लेता है। मुझे भी गन्ने का ठंडा ठंडा बर्फ वाला जूस पीना है। अच्छा चलो ठीक है, मैं दिलवा देता हूँ। पापा, अगर निखिल गन्ने का रस पिएगा तो मैं भी पीऊंगा। लखन दोनों बच्चों को गन्ने का जूस खरीदवा कर घर में लाता। तभी पार्वती कहती है, ये जूस वाला तो बड़ा ठगेरू है, 20 रुपए में पिद्दे से ग्लास में जूस दे गया है। माँ जी, तभी तो गर्मियों में ये जूस, शिकंजी, पानी बेचने वाले अच्छी कमाई करते हैं। छोटी चाची, बड़ी मम्मी, लो थोड़ा थोड़ा जूस आप भी पी लो। रानी के जिद करने पर गुंजा जैसे ही जूस पीती है, वो पानी वाला था। इस गन्ने के जूस में तो काफी पानी मिक्स कर रखा है, इससे तो बढ़िया हम खुद से घर में जूस बना लेते। मगर गुंजा, बिना जूसर मशीन के जूस कैसे बनेगा? विनोद जी, आप भूल रहे हैं, हम पांचों जुगाड़ू बहुएं हैं, कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर जूस पेड़ कर निकाल लेती। फिर पांचों भाई रूखी सूखी खाकर लू में गन्ने के खेत में जाकर दोबारा कटाई करते हैं। ऐसी ही स्थिति कट रही थी। फिर एक दोपहर, गंगा बहू जरा मटके का ठंडा पानी पिला दे। मटका तो बिल्कुल खाली है माँ जी, पीने का पानी नहीं है, मैं पनघट से भर कर लाती हूँ। तभी कुसुम सुमन भी गंगा के साथ जाती हैं। चलो गंगा, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, शाम को चूल्हा चलाने के लिए लकड़ी चुन कर ले आएंगे। बहू, अब तुम सब लोग नदी पर जा रही हो तो अपने गन्ने के खेत में पानी पटाना। पनघट के थोड़ी दूरी पर पांचों का एक छोटा सा खेत का टुकड़ा भी था, जिसमें हर साल पांचों बीज तो बोती, मगर मिट्टी की किस्म खराब होने के चलते मेहनत खराब हो जाती है। कड़ी धूप में पांचों नदी पर आती हैं, जहां बुढ़िया कपड़े धो रही थी। हाय राम, इतनी कड़क धूप में कपड़े धो करके कमर अकड़ गई। बेटी जरा कपड़े खंगलवा दोगी, कमर से झुका नहीं जा रहा। हाँ माँ, आप बैठकर तब तक हवा खा लीजिए। कुछ देर बाद, अम्मा, आपके कपड़े खंगाल कर गठरी बना दिया है। मुझे तो पता ही नहीं चला, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, आंख लग गई। लाओ मैं चलती हूँ, यहाँ पास में ही मेरी झोपड़ी है। अम्मा, हम छुड़वा देते हैं गठरी। कुछ देर में तीनों कुटिया तक आती हैं, जिसके पास उनके खेत के गन्ने का पौधे भरे पड़े थे। इस साल भी हमारी सारी मेहनत खाक हो गई, सारे पौधे मर गए। सबसे खेतों में मोटे ताजे गठीले गन्ने उग रहे हैं। सोचा था इस साल गन्ने बेचकर हम अपना कच्चा घर पक्का करवा लेंगे। कुसुम, शायद हम पांचों के नसीब में दुख काटना ही लिखा है। बेटी, ऐसे हिम्मत नहीं हारते, देखना तुम्हारे खेत में खूब फसल लहलहाएगी। ये लो पानी पटा दो।
तीनों कुटिया के पास वाले हैंडपंप से पानी ले जाकर खेत में डालकर घर की तरफ चल देती हैं। तभी आंधी तूफान उठता है, जिससे उनका मिट्टी का मकान ढहकर मलबा हो जाता है। दादी दादी, हमारा घर टूट गया, अब हम कहाँ रहेंगे? पार्वती छाती पीट कर हाय हाय करने लगती है। क्या ऊपर वाले, अरे पहले ही मेरे बाल बच्चे क्या कम दुख काट रहे थे, जो ये मड़ई भी छीन ली। अब कहाँ भटकेंगे हम इस भीषण गर्मी में? तपतपाती धूप देखकर गंगा रजनी जुगाड़ से तिरपाल बांधकर थोड़ी छांव कर देती है। सबकी रात बगैर खाए पिए कटती है। 2-3 दिन यूं ही गुजरने के बाद उनके पति खेत पर से दौड़े दौड़े आते हैं। तुम सब लोग हमारे साथ जल्दी से खेत पर चलो। मगर लखन बेटा, हुआ क्या है? खेत पर आकर जुगाड़ू बहुएं देखती हैं कि हर एक क्यारी में रसीले गठीले गन्ने उगे हैं, जिससे उनका मन गदगद हो जाता है। ये तो चमत्कार हो गया, हमारे खेत में कितनी चमकदार रस भरे गन्ने उगे हैं और कितने सारे तादाद में। मुझे तो लालच आ रहा है, मैं चला गन्ने खाने। निखिल जैसे ही एक छोटा सा गन्ना तोड़ता है, वहाँ नया गन्ना पनप जाता है। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है? पार्वती, ये जादुई गन्नों का खेत है, तुम्हारी 5 बहुओं की मेहनत का फल है। इन गन्नों से जो कुछ तुम चाहे बना सकती हो। पार्वती, ये जादुई गन्नों का खेत तुम्हारा 5 बहू के मेहनत का फल है। इन गन्नों से जो कुछ तुम चाहे बना सकती हो। यह सुनकर 5 जुगाड़ू बहुएं नदी और खेत के बीच वाली ठोस जमीन में घर की नींव खोद देती हैं। हमारे गन्ने का घर बनाने के लिए इतनी खुदाई काफी है, चलो अब गन्ने तोड़कर लेकर आते हैं। अब कुछ बहुएं खेत से गन्ने तो बाकी मिट्टी लाती हैं और गाढ़ा गाढ़ा लीप कर उन पर गन्ने के सरकंडे लगाती हैं। इसके बाद में छत और आंगन के चारों तरफ बारियां बनाती हैं। देखो, हमारा जुगाड़ू गन्ने का घर और आंगन कितना सुहावना लग रहा है, कितनी शुद्ध ताजी हवा लग रही है। माँ, काश के हमारे पास एक बढ़िया सा फ्रिज और बड़ा ढर्रेदार पंखा भी होता, तो हम गर्मी में ठंडा ठंडा कूल होकर बड़े मजे से सोते और आइसक्रीम जमा कर खाते। निखिल की फ्रिज और फर्राटेदार पंखे की फरमाइश सुनकर जुगाड़ू बहुओं का दिमाग चल पड़ता है। जब हमने गन्ने से गर्मी में जुगाड़ घर बना लिया, तो पंखा और फ्रिज बनाना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। चलो काम में लगते हैं। 5 खेत में से तीखी धूप में से गन्ने काट कर लाती हैं, बढ़िया सा जुगाड़ू फ्रिज बनाती हैं और खर्चा लगाकर उसके अंदर तार फिट करती हैं, जिससे वो चल पड़ता है। और इसी तरह वो गन्ने के घास पत्तों से बिस्तर और बाकी सामान भी बनाती हैं। साथ ही खाना बनाने के लिए गन्ने की जुगाड़ वाली रसोई बनाकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। अब हम अपने इस गन्ने के जुगाड़ रसोई में बड़े आराम से खाना पीना कर सकते हैं, जिससे हमको गरम गरम लूनी खानी पड़ेगी। गुंजा की इस बात पर चारों मुस्कुरा देती हैं और 5 बहुएं मिलकर सबके लिए कुछ मीठे ठंडे पकवान बनाती हैं, जैसे कि आम पन्ना, खीर, शरबत, और खुशी खुशी होकर गन्ने घर, रसोई, फ्रिज में गुजर बसर करती हैं।